जी गौतम सर, नेक्स्ट हमारे साथ हैं सुमित जैन। सुमित जी वीडियो ऑन करें। सर नमस्कार। नमस्कार जी गौतम सर। हेलो। सर नमस्कार। हाँ, गुड इवनिंग। गुड सुमित इवनिंग जी, सर। आप तो बहुत अच्छी हाई जबरदस्त प्रोफाइल के जो ना ऑफिसर हैं, आप तो बैंक में। सर धन्यवाद। आप तो असिस्टेंट मैनेजर हैं आप। जी सर। सेंट्रल बैंक में हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जी में। सर। जी सर। नाथद्वारा से स्टडी की आपने? जी सर। बीटेक। जी सर। हाँ, 72% आपका बहुत अच्छा ऐसा वो है। देन व्हाई आर यू गोइंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में क्यों जा रहे हो आप? सर बीटेक करने के पश्चात से ही सर मेरा लक्ष्य था कि मैं आरएस में जाऊं सर। और उसके पश्चात से मैं निरंतर इसके लिए प्रयत्नशील भी हूं और तब से मैं प्रयास भी कर रहा हूं। अच्छा, चलिए, चलो, आपका जो है ना ये बात तो आपका ठीक है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आपको ऐसी क्या चीज लगी जिसके लिए आप जो है ना इसको प्रेफर करना चाह रहे हैं? जबकि यहाँ तो प्रेशर बहुत रहता है, पॉलिटिकल प्रेशर भी रहता है और जनता का प्रेशर भी होता है, मीडिया का भी प्रेशर रहता है, ऑफिसर्स का भी प्रेशर। चार तरह के प्रोफेसर जो आपको जो है ना वो प्रेशर झेलने पड़ेंगे यहाँ। राजनीतिज्ञों का, जी सर। ऑफिसर का, जनता का और मीडिया का। जी सर। सर हालांकि इस क्षेत्र में कई चुनौतियां हैं, परंतु यदि देखा जाए तो सर जनता का विश्वास भी जो है वो सबसे अधिक इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जनता की अपेक्षा है जो उनकी समस्याओं को लेकर है या उनकी जो आवश्यकताओं को लेकर है वो इस क्षेत्र की ओर ही सबसे ज्यादा है। तो यही सर जो चीजें हैं वो इस क्षेत्र को अत्यधिक मतलब व्यापक बनाती है और कार्य करने के लिए सर और निर्णय लेने के लिए एक बड़ा क्षेत्र प्रदान करती है इस वजह से। आपने जो है ना ये आपका जो है ना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का तो एनपीए बहुत बढ़ रहा है इन दोनों में, आपको ध्यान है कि नहीं ये बात? जी सर। एनपीए बढ़ रहा है तो आपका जो है ना बैंक क्या कर रहा है इन दोनों में? बैंकिंग देखिए, एक्चुअली क्या है, असल में क्या होता है, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, अनऑफिशियल बीच में डिस्कस कर रहा हूँ मैं कि एक तो आपकी जो ना स्टडी के बारे में पूछते हैं। स्टडी के मान लीजिए उसमें से नहीं पूछा तो आपकी जो ना आप जो व्हाट टाइप ऑफ जॉब यू आर डूइंग, उस जॉब के बारे में जरूर पूछते हैं। तो जॉब के बारे में आपसे जरूर पूछा जाएगा कि इन दोनों में एनपीए बढ़ रहा है बैंक का, और सेंट्रल बैंक का एनपीए तो बहुत ज्यादा है इन दोनों में। ध्यान है कि नहीं आपको? जी सर। सर ये एनपीए की समस्या न सिर्फ सेंट्रल बैंक की, अभी सर पूरे भारतीय बैंकिंग इंडस्ट्री की अभी सबसे बड़ी समस्या एनपीए की है सर। तो इसके लिए आपका जो है ना अभी कोई गवर्नमेंट ने कोई जो है ना एक बिल पास किया है क्या इसके लिए? कुछ नया जी कोई सर लाया अभी। है क्या? हाँ सर वर्तमान में बजट में भी इसके लिए प्रावधान किए गए हैं और भी सर कई योजनाएं और स्कीम्स इसके विस्तारण के लिए चलाई जा रही है। मुख्य रूप से अभी बजट में सर एनपीए के लिए सर एक एआरसी का प्रावधान किया गया है और एक बेड बैंक की अवधारणा भी सर अभी बजट में लाई गई है। कौन सी बैंक की? बेड बैंक और एआरसी सर। अच्छा, उसमें क्या है? सर एआरसी के तहत सर एक ऐसी कंपनी का गठन का प्रावधान है जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कहलाएगी और वो किसी भी जो बैंक की जो संकटकालीन संपत्तियां हैं, जो ऋण है, उनको सर डिस्काउंटेड रेट पे खरीदेगी और इससे सर बैंक का पुनर्पूंजीकरण होगा और वह आगे सर जो है नई योजनाओं में या ऋण की जो नई योजना है उनको ऋण प्रदान करने में सक्षम होंगे। आप बैंकों का जो है ना फर्दर आप भविष्य कैसा देखते हैं? आप ये जो है ना बिना अगर कितनी दफा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना इनको दे चुकी है, यूं कह सकते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट दे चुकी है, अदरवाइज तो ये बैंकिंग जो है ना आप हमारा बैंकिंग जो है ना धराशायी हो जाता। तो आप ये ऐसा क्यों देख रहे हैं कि ऐसा ऐसा बार बार क्यों हो रहा है? सर बैंकिंग क्षेत्र में भी कई कमियां हैं, परंतु सर यदि देखा जाए भविष्य के तौर पर तो सर भारतीय बैंकिंग क्षेत्र है वो आदर्श रहा है। चाहे वह 2008 की विश्वव्यापी मंदी हो, उस मंदी में भी भारतीय बैंक जो है अपनी कार्यप्रणाली के कारण अप्रभावित रहे थे। और क्योंकि ऐसे कई विश्वव्यापी जो वैश्विक मानक है, चाहे वह बेसल का हो या जो भी पर्टिकुलर जो सीआरआर और जो ऐसे आरबीआई के मेजर्स है, उनका बैंकिंग सिस्टम में पूर्णतः पालन करा जा रहा है।
क्योंकि ऐसी कई परिस्थितियां आती है सर, जब बैंकों में है लोन एनपीए होते हैं या संपत्तियां संकट में आती है, परंतु ऐसे उपायों है जिनसे सर बचा जा सकता है ऐसी परिस्थिति से। मॉर्गन बैंक क्या नाम वहां का, यूएस का कौन सा है मॉर्गन, और वो कौन सा बैंक है आपको ध्यान है क्या उसका? हाँ जी सर, मॉर्गन स्टैनले। स्टैनले। हाँ, तो उसमें हमारा जी सर। हमारे हमारे बैंकिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस है? सर जो विकसित देशों में जो बैंकिंग प्रणाली होती है, उनमें हम्म, सर जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का जोर एक बहुत बड़े क्षेत्र में होता है, और हम्म, ये जो इक्विटी से संबंधित गतिविधियां हैं, चाहे शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट हो या अपने बड़े फंड का इन्वेस्टमेंट, वो वहां पर करते हैं। जबकि भारतीय बैंकिंग सिस्टम में यह व्यवस्था बनाई गई है और ऐसे हम्म, मानक आरबीआई द्वारा लाए गए हैं, जिसमें हम्म, जो जमा धारकों की संपत्ति है, जो जमा धारकों की जमाएं हैं, उनकी जो सिक्योरिटी है, वो सबसे बड़ा एक एस्पेक्ट रहता है। एक्चुअली क्या है कि एक एक जो ना मुझे जहां तक याद है वहां का, कि यूएस में क्या करते हैं कि केवल क्रेडिट सिस्टम देखते हैं। वट एवर यू हैव टेकन, एक बार लिया है लोन और आपने उसको डिपॉजिट करा दिया, तो फिर आपकी क्रेडिट को जो है ना क्रेडिट उसी आधार पर देखते हैं। हमारे यहाँ पर क्रेडिट तो देखते हैं, लेकिन साथ साथ जो है ना उसकी पर्सनल सिक्योरिटी या उसके एसेट्स को भी जो है ना एनालाइज करते हैं। एसेट्स के उसके कितने एसेट्स हैं, उसकी जो है लिक्विडिटी कितनी बनेगी, उसके आधार पर कितना डिस्पोजल करने पर कितना पैसा मिलेगा। ये हमारी, आप जो कह रहे हो ना कि हमारी स्ट्रेंथ है, उसके पीछे ये है कि जो बड़ा लोन देती है, जो कि मतलब यूं कह सकते हैं कि ऑफिसर्स जो एक बेहतरीन या जिनका माइंड जो है ना ठीक नहीं होता, वो लोग गलत लोन देते हैं। अदरवाइज तो जनरली लोग अच्छा लोन देते हैं, और उसकी वजह से जो मॉर्गन स्टैनले या दूसरे जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज के बैंक हैं और हमारे बैंक में यही डिफरेंस है कि, और स्ट्रेंथ हमारी यही है कि वहां जो है ना वो उसकी जो है ना लिक्विड, ये जो है ना परिसंपत्तियां या एसेट्स जो है ना उसके हैं, उसको जो है ना वो डिस्कशन, उसको जो है ना वो नहीं करते हैं, उसके आधार पर केवल पैसे देखते हैं। तो केवल उसकी क्रेडिट के आधार पर उसको लोन देते हैं, या उसकी जैसे सैलरी पैकेज है, उसका जो है ना वहाँ का जो ना इनकम है, और उसकी जो क्रेडिट वो है जो है ना वो है। हमारे यहाँ पर उसकी जो है ना एसेट्स को भी देखते हैं। तो ये आप जो कह रहे हो इसके पीछे एक रीजन ये भी है। दूसरा, अब आप जैसे कि यहाँ पर लग गए राजस्थान की गवर्नमेंट सर्विसेज में, तो आपका प्रेफरेंस क्या क्या है दिया है आपने? मैं ये देखना चाह रहा था कि प्रेफरेंस आपका था, आई हैव नोट, अब वो मैं स्लिप हो गया माइंड से। आपने प्रेफरेंस किस किस हाँ तक जी का सर। दिया? सर प्रथम प्रेफरेंस सर राजस्थान प्रशासनिक सेवा को है, देन सर राजस्थान पुलिस सेवा, और तृतीय सर राजस्थान लेखा सेवा, हम्म। फोर्थ पे है सर राजस्थान तहसीलदार सेवा। नहीं, लेखा सेवा दी है, देन तहसीलदार, देन आपने लास्ट क्या है, कमर्शियल टैक्सेशन। जी सर। हाँ, गवर्नमेंट कमर्शियल टैक्सेशन आपने क्यों दिया लास्ट में? सर लेखा सेवा को सर उसके ऊपर वरीयता दी है कॉमर्शियल टैक्सेशन से। नहीं नहीं, आपने फोर्थ पर जो है ना तहसीलदार सेवा रखा है, फिफ्थ पर आपने जो है ना कमर्शियल टैक्सेशन रखा है। जी सर। आपको ध्यान है कि नहीं है ये? सर जी सर। क्यों? जबकि कमर्शियल टैक्सेशन में सर उसमें तो तहसीलदार सेवा में तो आपको 8 से 10 साल तो आपको तहसीलदार बनने में लग जाएंगे, नायब तहसीलदार बनाते पहले, और आपकी इतनी शानदार जॉब के बाद में तहसीलदार बना दिया गए, भाई तो क्या करोगे? जी सर, तहसीलदार सेवा भी सर एक महत्वपूर्ण सेवा है, और निश्चित रूप से सर जो इसका जो फील्ड का कार्य है या जो इसकी व्यापकता है, वो सर कॉमर्शियल टैक्स तो एक क्षेत्र विशेष में सीमित है। जो कि वाणिज्यिक कर है वो उसका क्षेत्र सीमित है, जबकि तहसीलदार सेवा का सर क्षेत्र व्यापक है। हाँ, व्यापक तो है, व्यापक तो है, आई नो वेरी वेल। जी सर। लेकिन वो जो है वो तो आपको बहुत लंबा पीरियड तो आपको उसी में निकाल देंगे प्रमोशन में, 8 साल तो 10 साल तो 10 साल 8 साल जी सर। मान के, तो कभी कभी 8 साल निकल जाते हैं, कभी कभी बाई फ्लुक हो जाता है, पहले जल्दी भी हो जाता है, लेकिन 7 से 8 साल तो कम से कम लग जाते हैं। तब आपकी इतनी शानदार सर्विस को छोड़कर आपको नायब तहसीलदार गांव गांव में भटकना पड़ेगा आपको। जी तो सर। आपने उसको पर कमर्शियल टैक्सेशन में तो आपकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा रहती है आपकी, जैसा आज का जॉब है उसी तरह का जॉब है वहां पर। तहसीलदार की जो है सेवा में का तो ऐसे जॉब नहीं मानता हूं मैं। सर तहसीलदार सेवाओं की भी सर रेपुटेशन अच्छी है, और सर इसका जो कार्य क्षेत्र है वो विस्तृत है कॉमर्शियल टैक्स में। मेरे सर जो उस समय जब मेरे चुनने के पीछे यही कारण है।
अच्छा चलिए गुड। आप योग आप रोजाना करते हैं? हाँ जी सर। योग का एक जो है ना, आप जैसे मैं ये आई विश फॉर द बेस्ट कि आप एसडीएम आरएसी बने। इससे नीचे कहीं भी कोई भी जॉब आप जो है ना एक्सेप्ट ना करें, यही मेरी इच्छा है। तो आप योग अगर धन्यवाद। आपने जैसे वहां पर आप एसडीएम बन गए या सेक्रेटरी जो है ना हेल्थ लगा दिया आपको, डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ, तो आपको योग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप राजस्थान सरकार को क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, क्या देना चाहेंगे आप? हाँ, क्या मिलेगा, सर फायदा क्या मेरा है राजस्थान को योग में अगर आपने प्रचलित कर दिया तो सब जगह? सर मेरा ऐसा मानना है कि जो ये ओवरऑल जो आयुष जो प्रणालियां हैं, जो उसका प्रचलन हम्म, सर और उसका जो प्रचार है वो व्यापक तौर पे हम्म, होना चाहिए। और ये जो है हम्म, सर जो लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाएगा और उससे सर हम्म, जो भविष्य में जो रोगों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करेगा। तो मेरा ऐसा हम्म, मानना है कि सर योग के साथ जो आयुष की अन्य प्रणालियां हैं वो सर हम्म, लोगों को जीवन शैली में परिवर्तन करने में सहायक सिद्ध होगी। इससे क्या राजस्थान सरकार का कम खर्च नहीं होगा क्या? स्वास्थ्य सेवा पे जो बहुत खर्चा करना पड़ता है राजस्थान सरकार को योग निश्चित योग रूप के से निश्चित रूप से सर निश्चित रूप से सर यदि लोगों की इम्यूनिटी बढ़ेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, तो न केवल वो गंभीर बीमारियों से बढ़ेंगे, अपितु जो सरकार का भी जो इस क्षेत्र में अत्यधिक व्यय है उसमें नियंत्रण हम्म। आएगा सर। अच्छा एक बात और क्वेश्चन, कुछ लोग जो है ना समाज के कुछ वर्गों के लोग, पूरे हमारे भारतीय समाज के कुछ वर्गों के लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ये जो है ना हम तो नहीं करेंगे योगा, तो कोई हिंदी 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 या हिंदुस्तानी लोगों का जो है ना कोई कंट्रीब्यूशन है ये। तो आप उन लोगों को कैसे समझाएंगे फिर इसको? हाँ सर, उनको समझाने के पीछे सर तर्क यही है कि योग जो है एक विस्तृत दर्शन है, यह किसी धर्म या जाति से जुड़ा हुआ नहीं है, एक योग हम्म, प्रणाली है। यदि इसके हम्म, मूल रूप से लेकर इसे देखा जाए तो यह पूरी एक जीवन पद्धति है जो कि हम्म, बिना किसी जाति के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में और उनके हम्म, जीवन में अनुशासन स्थापित करने में मुख्य भूमिका निभा सकती हम्म। अच्छा चलिए, महावीर स्वामी के उपदेश जो है ना आपने पढ़े हैं ना इनको, है। जी सर। महावीर स्वामी के उपदेश, तो ये जी उपदेश सर। कहाँ दिए गए हैं वैसे? बेसिकली ये जो है ना कहाँ मिलते हैं, किस उपनिषदों में मिलते हैं? अ, सर जैन धर्म में सर आगम के संबंध में इनको संकलित किया गया, आगमों में महावीर स्वामी के उपदेशों का संकलन किया गया। नहीं 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 नहीं, आगम में नहीं, उपनिषद उपनिषद आपने उपनिषद को देखा नहीं है, लेकिन ये उपनिषदों में मिलता है पहले। आगम तो बहुत बात के हैं। हाँ, आगम जो है ना हाँ बाद सर, में लिखे। यदि सर वो कुछ अनुमान है मेरा, यदि आप आज्ञा दे तो मैं बता सकता हूँ सर। हाँ बताइए बताइए। सर जो पतंजलि का योग दर्शन है और कपिल मुनि का सांख्य दर्शन है, उसमें भी सर हम्म, महावीर स्वामी के उपदेशों की जो झलक जो पूर्व में महावीर स्वामी से पूर्व मिलती है, जिनका वर्णन उपनिषदों में है। एक्चुअली क्या है कि मैं, चलो आपको, आप डिस्कशन कर रहे थे, 1 मिनट और लूंगा आपका, कि ये महावीर हमारे ऋषभ देव का जो जिक्र है वो उसमें भी मिलता है, क्या कहते हैं, ऋग्वेद में भी मिलता है। और वेदों में ये मिलता है। महावीर स्वामी या ऋषभ देव या कोई अलग नहीं है, ये इसी के जो है ना हमारे हिंदू धर्म के ही एक मतलब वो मतलब एक शाखा है ये। तो ये एक्चुअली जी सर। महावीर, ये उपनिषदों में किसी भी उसका जिक्र नहीं है, महावीर स्वामी का जिक्र नहीं है। उपनिषद मेरे पास है, 10 उपनिषद मुख्य हैं, 10 या 11, जी सर। ईश कट पेण प्रश्न मुंडक मांडुक्य ऐतरेय तैतरीय छांदोग्य और जो है बृहदारण्यक। इन 11 उपनिषदों में किसी में जो है ना महावीर स्वामी का उल्लेख नहीं है, वो महावीर स्वामी बाद में हुए। ये उपनिषद जी पहले थे, और ये पहले उपनिषद जो है ना वो ऋग्वेद के बाद लिखे गए। चलिए, तो ये छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, मैंने अभी जवाब दे दिया आपको, बाद में जो है। अच्छा, आपको एक रिको में लगा दिया जाए सीईओ के रूप में, तो आप जो है आपके जी। बैंकिंग का वहां पर क्या जो है ना अनुभव आप वहां पर से कंट्रीब्यूट करेंगे लोगों को, जिससे कि रिको की स्थिति ठीक हो और रिको से आप लोन अलग से दे, अलग ज्यादा ज्यादा दे सके, आप उसके लिए क्या करोगे आप? सर चूंकि रिको का जो राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, औद्योगिक क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अच्छा योगदान है, तो यदि मुझे वहाँ एज ए सीईओ लगाया जाता है तो मैं सर ऐसी भूमियां चिन्हित करूंगा जो बड़े नहीं हो रहा है हम्म, वर्तमान में, और उन हम्म, भूमियों को सर अच्छी तरह से डेवलप करके वहाँ जो उद्योग संबंधी बिजली, पानी, श्रम संबंधी सुविधाएं
अधिक अधिक उपलब्ध करवा के एक अच्छे औद्योगिक क्षेत्र के रूप में डेवलप करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। चलिए, तो आपका एज ए होल जी जी हम डिस्कशन करेंगे बाद में। जी जी राजेश जी। सर नमस्कार। सुन पा रहे हैं सर? नमस्कार, सुमित जी। सुन पा रहा हूँ सर। जी जी सुमित, सर। बैंकिंग सेवा में हैं आप, तो वहीं से शुरू करते हैं। आपको कभी ऐसा लगता है कि जो रुपया है डॉलर से मजबूत रहा होगा? जी सर, निश्चित रूप से रहा था कभी। तो टाइम पीरियड बता सकते हैं आप? सर, ऐसा कहा जाता है कि भारत की स्वतंत्रता से पूर्व रुपये की वैल्यू डॉलर से अधिक थी और स्वतंत्रता के समय 1 रुपये का मूल्य 1 डॉलर के आसपास था। अच्छा, तो फिर रुपया कमजोर क्यों होता गया? सर, जो परिस्थितियां बनी उसके हिसाब से सर, क्योंकि कई बार गवर्नमेंट की भी ये पॉलिसी होती है कि वह रुपये का डिवैल्यूएशन किया जाता था पूर्व में, जब खुली अर्थव्यवस्था नहीं थी। उससे सर यह फायदा मिलता था कि जो निर्यातों का जो मूल्य है वो बढ़ता था। तो कई बार गवर्नमेंट के स्तर पर भी ऐसा किया गया है कि रुपए का अवमूल्यन किया गया। और साथ ही साथ ऐसी परिस्थितियां रही कि जो भारत का निर्यात है वो निरंतर कम होता रहा, या चालू खाते का जो घाटा था वो डेफिसिट में था, मतलब डेफिसिट भारत में अधिक था। तो इन सब प्रणालियों के चलते सर रुपये का जो मूल्य है वो डॉलर के मुकाबले कम होता गया। अच्छा, अभी आपने अवमूल्यन शब्द यूज में लिया, तो बताइए अभी तक कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है भारतीय मुद्रा? सर, एग्जैक्ट इसके बारे में जानकारी नहीं है, पर शायद अनुमान लगा सकता हूँ सर मैं इसका। जी जी। सर, एक 2 बार किया गया है, और एक सर मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है आर्थिक जो उदारीकरण के दौर में उसका अवमूल्यन किया गया था अंतिम बार, 91 के सुधारों के। 2 बार या 3 बार? सर 3 बार हो सकता है सर, अंदाजन बता रहा हूँ। चलिए, अभी आप रुपया जो चिन्ह देखते हैं रुपए का, ठीक है, जी सर। तो वो डिजाइन किसने बनाया था? नया डिजाइन रुपए का लोगो? सर, इसके बारे में सर वो इसकी प्रतियोगिता रखी गई थी, और जो नाम जिनका मैं अभी से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए, चलिए उसका मीनिंग बता दीजिए। अभी जो रुपए का चिन्ह है उसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है उसका? सर ये देवनागरी में सर र से जो अर्थ लगाया जाता है इसका रुपये का। जी। सर मीनिंग सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर चलिए, आपके गृह जिले से प्रश्न लेते हैं। नाथद्वारा, तो नाथद्वारा के बारे में बताइए कुछ। सर ये नाथद्वारा राजसमंद जिले के अंदर एक उपखंड क्षेत्र है। सर ये भौगोलिक रूप से सर अरावली की पहाड़ियों के मध्य में स्थित है, और उदयपुर से सर 48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सर यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध और पुष्टि मार्गीय प्रधान संप्रदाय की पीठ श्रीनाथ जी का मंदिर स्थित है। और यहाँ पे सर बनास नदी नाथद्वारा के पास से निकलती है। नाथद्वारा का मतलब बता पाएंगे आप नाथद्वारा शब्द? जी सर। सर यह मुख्य रूप से श्रीनाथ जी का मंदिर स्थित होने के कारण श्रीनाथ द्वारा इसकी अर्थ लगाया जाता है, जिसका अपभ्रंश होकर धीरे धीरे नाथ द्वारा सर कहलाने लगा। अच्छा, नाथद्वारा की एक गणगौर प्रसिद्ध है, उसका नाम बताइए। सर नाथद्वारा में मुख्य रूप से सर चुनर गणगौर बनाई जाती है सर, यहाँ चुनरी गणगौर। आपने गुलाबी गणगौर का नाम सुना है कभी? गुलाबी गणगौर, ये प्रश्न आ चुका है हमको। क्या जानते हैं आप इसके बारे में, गुलाबी गणगौर के बारे में? सर गुलाबी गणगौर भी नाथद्वारा में मनाई जाती है, और नाथद्वारा में सर गुलाबी गणगौर में सर जो पूरी जो ड्रेसअप और सेटअप होता है वो पूरा गुलाबी रंग लिए हुआ होता है।
और विशेष रूप से सर यहाँ एक प्रचलित परंपरा है कि उस दिन जो श्रीनाथ जी का श्रृंगार होता है वो उसमें गुलाबी रंग प्रधानता लिए हुए होता है। अच्छा, तो वैसे ये महिलाओं से किया जाना चाहिए प्रश्न, लेकिन आपको राजस्थान की संस्कृति का नॉलेज है या नहीं ये जांचने के लिए थोड़ा सा ये प्रश्न पूछ लेते हैं। गणगौर का जो त्योहार आता है वो कब आता है? सर यह ये चैत्र मास में आता है सर। चैत्र मास, तिथि श्रावण। सर एग्जैक्ट। जी सर। चलिए, एक राजस्थानी कहावत प्रचलित है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। जी सर। इसका अर्थ क्या होता है? सर ये कहावत इसलिए प्रचलित है क्योंकि जो गणगौर जो होती है उस समय तक सारे जो प्रचलित त्योहार है, चाहे वह होली हो या वो है, उसकी समाप्ति हो जाती है। इसलिए कहते हैं तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी गणगौर के बाद से जो है गणगौर तक सभी मुख्य त्योहारों का समापन माना जाता है। अच्छा, समापन करवा दिया, चलिए ठीक है। तो शुरुआत किससे मानेंगे फिर त्योहारों की? अ, सर त्योहारों की शुरुआत जो नव वर्ष से मानी जाती है। चैत्र मास के नव वर्ष को ही हिंदू रीति में सर प्रथम त्योहार माना जाता है। श्योर है आप? देखिए, पूर्णतः आपको श्योर अभी नहीं है। आपने देखिए अभी बताया कि चैत्र मास में तिथि का आपको ज्ञान नहीं है, फिर आप कह रहे हैं कि चैत्र मास तो नववर्ष, आप वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि नववर्ष कब आता है, गणगौर कब आती है, आपको अभी तक थोड़ा सा स्पष्ट रूप से पता नहीं। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न लेते हैं। योगा, ठीक है, योग के बारे में एक आपसे प्रश्न मैं करना चाहूंगा। योग का अर्थ बताइए आप पहले। योग शब्द आया कहाँ से? सर योग जो है वो मुख्य रूप से सर संस्कृत में इसकी जो उत्पत्ति है वो युज धातु से मानी जाती है। और इसका सर शाब्दिक अर्थ जोड़ने के अर्थ में भी लिया जाता है सर। जी। और योग सर योग 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 दर्शन के रूप में कहाँ से लिया आपने? सर योग दर्शन के रूप में मुख्यतः सर पतंजलि के योग दर्शन से आता है। ये पतंजलि के बारे में बताइए कुछ, कौन सा टाइम पीरियड था इनका? सर महर्षि पतंजलि सर जो उत्तर वैदिक काल के ऋषि थे जिन्होंने योग दर्शन का सर प्रतिपादन किया। अच्छा, एक भगवत गीता में योग दर्शन का उल्लेख मिलता है कहीं पे? जी सर। कितने सर प्रकार के योग भगवत होते हैं? गीता में सर मुख्यतः 3 प्रकार का उल्लेख है भगवत गीता में। ज्ञान योग, भक्ति योग और निष्काम कर्म योग। अच्छा, तो ये निष्काम कर्म योग, इसमें एक लाइन पढ़ने में आई होगी आपकी, योगा कर्मशु कौशलम। जी सर। इसका अर्थ बताइए। सर इसका तात्पर्य है कि कर्मों की कुशलता ही योग है। अर्थात सर निरंतर यदि व्यक्ति अभ्यास करके किसी कर्म में या किसी कार्य में कुशलता प्राप्त करता है तो वह उस कार्य में योगी कहलाएगा। वेरी गुड, धन्यवाद। जी सर। जी सर। हाँ सुमित जी। नमस्कार। नमस्कार। शुरुआत पॉलिटी से करते हैं, संविधान से। और कि आपने मौलिक अधिकार पढ़े? जी सर। बताइए मौलिक अधिकारों के बारे में। हाँ सर मौलिक अधिकार जो है वो स्वतंत्रता के समय से ही भारत का जो मुख्य मुद्दा सर जो मौलिक अधिकार का रहा था। और इसकी जो सर्वप्रथम अभिव्यक्ति स्वतंत्रता से पूर्व भी जो नेहरू द्वारा मोतीलाल जी नेहरू द्वारा जो संविधान बनाया गया था उसमें अभिव्यक्ति मिलती है। और स्वतंत्रता के पश्चात से ही मूल रूप से 7 मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया। उसमें समानता, स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों संबंधी और शिक्षा संबंधी और उपचारों 7 संबंधी थे, अधिकार। शुरुआत में 7 थे। तो जी अब सर। वर्तमान में कितने हैं? सर अभी वर्तमान में 6 मूल अधिकार है भारत के नागरिक। कौन से मौलिक अधिकार को हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार का निरसन कर दिया गया। बताइए इसके बारे में, कब कैसे हटाया गया? सर
सर संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया और इसको Right. सर 300 क के तहत विधिक अधिकार के तहत रखा गया संपत्ति के अधिकार। ओके, क्या साथ ही डिफरेंस साथ 1960 में भी राइट, विधिक अधिकार और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है? सर मौलिक अधिकार मूल होते हैं, वह स्वतः ही प्राप्त होते हैं और यदि इसके तहत यदि संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत वो मूल अधिकारों के हनन पर व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय की शरण में भी जा सकता है, जबकि विधिक अधिकार जो होते हैं वो सर पूर्णतः निरपेक्ष नहीं होते और उसके लिए उसके प्रवर्तन के लिए कुछ ना कुछ उसमें कंडीशंस होती है। ओके, अच्छा, एक लाइन कही जाती है कि जो मौलिक अधिकार है वो राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को प्राप्त अधिकार है, इसका क्या अर्थ है? सर जो ऐसा कहा जाता है, एक मौलिक अधिकार नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, अर्थात क्योंकि जो राज्य यदि उनको हनन करता है तो राज्य के विरुद्ध जो इम्यूनिटी है वो व्यक्तियों को मिलती है मौलिक अधिकारों के संबंध में और वह सीधे उच्चतम न्यायालय की शरण भी ले सकता है यदि उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। ओके, अच्छा, ये भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है? भारत का मैग्ना कार्टा सर एग्जैक्ट तो अभी याद नहीं आ रहा सर। ओके, अच्छा, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य बता पाएंगे आप? पर्पस क्या है? सर मौलिक अधिकारों का उद्देश्य जो भारत के नागरिकों की जो स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करना है, मतलब एक ऐसा वातावरण उन्हें प्रदान करना है जिसमें वह अपनी जो ठीक है, चलिए ये बताएं कि एक थ्योरी है ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन निष्कासन का सिद्धांत, ये क्या है? सर इसका प्रतिपादन सर्वप्रथम दादा भाई नेरोजी ने अपनी पुस्तक में किया था और इसका तात्पर्य उन्होंने इसकी व्याख्या करते हुए ये कहा था कि भारत से एक बड़े ऐसे वस्तुओं का निर्यात इंग्लैंड की तरफ किया जाता था जिसके प्रतिफल में न के बराबर भारत को प्राप्त होता था और यह जो इसे किसका निर्यात? वस्तुओं का? सर वस्तुओं का भी और उस समय जो तत्कालीन समय में जो ब्रिटिश अधिकारी भारत में कार्य करते थे उनकी एक सैलरी के रूप में और भी कई माध्यम थे जिनके माध्यम से एक बड़े धन का जो प्रवाह था भारत से इंग्लैंड की ओर होता था। ओके, अच्छा, ये एक पुस्तक है इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया। जी सर। लेख है आर्टिकल इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया। ये पढ़ा आपने कभी? सर नहीं पढ़ा। अच्छा, इसको एक और कहा जाता है अनिष्टों का अनिष्ट, एविल ऑफ एविल्स, धन निष्कासन। ऐसा क्यों कहा जाता है, बता पाएंगे आप? जी सर, क्योंकि सर जो इसकी जो प्रकृति थी सर वो बिल्कुल ही मतलब भारत के पूर्णतः प्रतिकूल थी तत्कालीन परिस्थितियों में और यही जो उस समय जो धन का निष्कासन था वो भारत में गरीबी, भूखमरी और अन्य महामारियों सहित जो निम्नतम जीवन स्तर भारतीयों का उस समय हो रहा था उसका सबसे प्रमुख कारण था। इस वजह से इसको अनिष्टों का अनिष्ट कहा जाएगा। ओके, क्या इस सिद्धांत को नौरोजी के अलावा और भी कोई विद्वानों ने दिया? जी सर, इसमें सर रमेश दत्त करके आरती दत्त करके भी एक इकोनॉमिस्ट हुए पूर्व भारत में जिन्होंने अपनी पुस्तक में भी इसका प्रतिपादन किया। कौन सी पुस्तक है वो? सर सर अनुमान लगा सकता हूँ सर, नाम बताइए। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया करके। राइट आंसर। अच्छा, ये बताएं कि एक ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं आरबीआई के। जी सर। ये टाइप होता है आउटराइड ऑपरेशंस। ये क्या होते हैं? सर ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में मुझे थोड़ी जानकारी सर आपके लिए आज्ञा से बताएं। सर ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई का ऐसा टूल्स है
जिससे वह अर्थव्यवस्था में जो अतिरिक्त नकदी या जो फंड फ्लो है उसको सर कंट्रोल कर सकता है। इसके तहत सर जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है वो आरबीआई द्वारा यदि मार्केट में बेचे जाए तो वह जो अतिरिक्त लिक्विडिटी है उसका प्रवाह अपनी ओर कर लेता है, और इसी के विपरीत क्रम में वह नकदी का प्रवाह मार्केट की ओर भी कर सकता है। इसका मतलब आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। जी सर। ओके, अच्छा ये रेपो ऑपरेशंस क्या होते हैं? रेपो ऑपरेशंस सर रेपो ऑपरेशन के तहत जो भारत के जो भी शेड्यूल्ड बैंक है वो आरबीआई से सर जो ऋण लेते हैं एक निश्चित ब्याज दर पर। ओके, ठीक है जी। गौतम सर विश्लेषण कीजिए। हेलो हेलो। सर सर हाँ जी साहब, आपने जो है मैं एक क्वेश्चन मेरे को बाय द वे मुझे ध्यान आ गया कि आप लोग जो है ना सेंट्रल जो है ना बैंक्स में आप टीडीएस जो है ना ब्रांचेस लेवल पर आप जो है ना टीडीएस मेंटेन करते हैं आप लोग? सर ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम ही है। हैं? टीडीएस सर, टीडीएस सेंट्रली मॉनिटर्ड होता है। अच्छा, सेंट्रली मॉनिटर आपके जो ब्रांचेस के लेवल पर नहीं होता है? नहीं सर, इसकी सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था है, तो जो निश्चित ब्याज से लिमिट क्रॉस करते ही वो सर ऑटोमेटिक कट के और पेन के थ्रू सर उसके जो उसमें जमा हो जाता है। नहीं नहीं, आप फॉलो नहीं कर पा रहे। मैं टीडीएस मतलब टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी। डिमांड मैं टीडीएस का वो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स से तात्पर्य लगा रहा था सर इसका। नहीं नहीं नहीं, टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी ये शब्द आता है आपको बैंकों के लिए। जो टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी का यह है कि आपके पास जैसे 500 करोड़ की डिपॉजिट है या 1000 करोड़ की डिपॉजिट है आपकी बैंक में, तो एक उसके जो है 25% या 27% जो हर ब्रांच को रखना पड़ता है आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार। अगर आरबीआई कहती है कि आपको 26% रखना है, आरबीआई कहती है कि 25% रखना है या 27 रखना है, तो वो जो टाइम पर जो जारी करती है ना नोट, कि उसके अनुसार आपको टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी रखनी पड़ती है ब्रांचेस को। तो आपकी अगर ब्रांच है तो उसको ब्रांच को भी रखना पड़ेगा। ये आपको बाय द वे उसमें बैंक वाला कोई अफसर को बुला लिया तो आपको ये पूछा जा सकता है। सर इसका भी जो निर्धारण है वो बैंक की सर ग्रोथ टाइम और डिमांड लायबिलिटी के हिसाब से होता है परसेंटेज सर। ब्रांच को इंडिविजुअली सर इसका कोई मेंटेनेंस नहीं रखना पड़ता। अच्छा, नहीं रखते हैं क्या आपके लोग? मैं टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी बैंकिंग सर डिपॉजिट नहीं, वो डिपॉजिट के आधार पर होता है। डिपॉजिट होती है कि जैसे कि आपकी एक 1000 डिपॉजिट है, एक 1000 करोड़ डिपॉजिट है, और तो 1000 डिपॉजिट आगे आपके एक साथी अगर आपसे लेने आ गए, देन व्हाट विल यू डू? उसके लिए आपको 25% या 26% या 27% आपको हर टाइम जो है ना आरबीआई में रखना पड़ेगा या आपके सेंट्रल दूसरे बैंक में आपको रखना पड़ेगा। उसको टीडीएस बोलते हैं, टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी। अगर उसमें से एक दिन में रात को ही लोग सब आ गए तो आपकी ब्रांच को क्या हो करेंगे, कहां से लाएंगे पैसा? तो उसको टीडीएस बोलते हैं, और ये ब्रांच लेवल पर मेंटेन होता है। शायद आपको ध्यान नहीं होगा, ये हर ब्रांच लेवल में वो जो आपका जो सीनियर मैनेजर है या जो प्रिंसिपल मैनेजर है या मुख्य मैनेजर है वो उनको ध्यान होगा। ये टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी रखनी पड़ती है, जो है ना आपको हर टाइम हर ब्रांच को अपना अपना मेंटेन करना पड़ता है। या जैसे जोनल हेडक्वार्टर का होगा, आई थिंक जो है छोटी ब्रांचेस का नहीं होगा, हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का एक ब्रांच को जो है रखना पड़ता होगा, ये भी हो सकता है। लेकिन ये टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी इसके संबंध में ये है कि सर जो हम कैश रिटेंशन लिमिट है उससे अधिक सर मांग होने पर सर हमारे पास ये व्यवस्था है कि जो भी हमारी नियरेस्ट टेस्ट है या जो भी लीड बैंक है उससे सर हम जो अतिरिक्त नकदी है वो एक दिन के अंदर मंगवाने की व्यवस्था कर सकते हैं। और ब्रांच की जो कैश लिमिट है सर वो सर्टेन लिमिट तक फिक्स रहती है। नहीं, आप मेरी बात को फॉलो नहीं कर पाए इस बात को। टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी इज डिफरेंट थिंग। टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी आप तो उसमें तो ट्रांसफर तो करोगे, आपके पास रखोगी थोड़ी उसको। लेकिन आपका जो टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी का मतलब है कि आप उस पैसे को तो आप छुएंगे नहीं, मतलब आपको रखना ही पड़ेगा वो। यह है मतलब आप कहीं भी आप किसी भी दूसरे बैंक में रखें या आरबीआई में रखें। यह है एनी आप आपका जो मैंने एज ए होल आपका जो है प्रोफाइल देखा था, तो एक क्वेश्चन आपको शायद एक या दो क्वेश्चन आपके नहीं आए पाते। एक तो जो ना महावीर स्वामी का जो है ना संदेश था वो छांदोग्य उपनिषद 30 से लिया गया था,
वो आपको ध्यान रखना है। वो क्योंकि मैं एक्चुअली क्या कभी कभी पूछ लेते हैं जैन धर्म के बारे में कि आप क्योंकि उससे रिलेटेड रहे हैं, तो ये कभी कभी बाय द वे पूछ लेते हैं, और ये क्वेश्चन आते भी है। पिछले सालों में जो महात्मा बुद्ध के बारे में आया था कि महात्मा बुद्ध के सारे जो है वो जो है उपदेश कहाँ से लिए गए, तो बृहदारण्यक उपनिषद और एक दूसरा कोई है छांदोग्य उपनिषद में से कुछ आधा कुछ पार्ट, तो ज्यादातर पार्ट तो बृहदारण्यक उपनिषद है, उसमें ही जो है ये सारे डिस्कशन है, और कुछ छांदोग्य उपनिषद से है, इस तरह से है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन आपका मुझे प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा। आई विश फॉर द बेस्ट। आपका ऑप्शन जरूर, आप मुझे लग रहा है कि आपका योग की जो रुचि का जो है ना, आप अच्छा सा आपने जवाब दिया है। और वो ये आप बाय द वे पूछे तो कि मैं अगर मुझे जो है इसमें जो है आयुष डिपार्टमेंट में लगा दिया जाता है, तो आप ये बता सकते हो कि मैं इससे राजस्थान सरकार की खर्चा कम करेंगे और सब लोगों को इसको जो है इसमें फोल्ड में लाने की कोशिश करूंगे, ये आप बता देना। बाकी यू आर डूइंग गुड। आपका आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक, है ना। थैंक यू। हेलो जी सर। हेलो जी जी हाँ सर। जी राजेश सर। जी सुमित जी, सुन पा रहे हैं? हाँ सर। देखिए लाइट नहीं है तो मैं थोड़ा सा बिना फेस दिखाए इस पे। आवाज आ रही है सर? जी जी आवाज आ रही है? बिल्कुल। आपने पहला जो मैंने प्रश्न किया था, रुपए का अवमूल्यन क्यों हुआ, तो बिल्कुल आपने कुछ कारण बताया। मैं कुछ कारण और ऐड कर सकते थे, जैसे सरकार के पास धन का अभाव था, चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था भारत का, इसके अलावा जो राजनीतिक अस्थिरता थी, या जो बोल सकते हैं आर्थिक संकट आया 1991 का, वो आपने शामिल किया। लेकिन मैं 2-3 पॉइंट जो मैंने अभी बताया वो ऐड करते तो थोड़ा सा और आपका उत्तर संपूर्ण होता। और आप थोड़ा कंफ्यूज थे कि 2 बार या 3 बार, लेकिन लास्ट में आपने 3 बोला। बिल्कुल सही आंसर है आपका, 3 बार अवमूल्यन हुआ है। ये वर्ष भी आपको याद होने चाहिए, कौन कौन से वर्षों में। तो एक तो 49 में, फिर 66 में, और एक 91 में। ठीक है, तो ये वर्ष आप थोड़ा सा याद रखें। एक मैंने आपसे पूछा था कि रुपए का जो डिजाइन है, नया चिन्ह है, उसका डिजाइन किसने बनाया और कब ये अपन ने प्रचलन में आया भारत में। तो 2010 में ये जुलाई में प्रचलन में आया था हमारे भारत में। और इसका डिजाइन आपने बताया था कि एक प्रतियोगिता हुई थी, और उस प्रतियोगिता में डी उदय कुमार जी को ये जो इन्होंने डिजाइन किया था रुपए का, वो सेलेक्ट हुआ था। तो डी उदय कुमार, आप थोड़ा नाम याद रखें, आपका क्षेत्र भी यही है, रुपए पैसे का लेन देन करना, तो ये प्रश्न हो सकता है आपसे पूछा जाए। और एक मैंने इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा था कि ये चिन्ह का अर्थ क्या है, क्या मीनिंग निकलता है इससे। तो बिल्कुल आपका जो उत्तर था कि देवनागरी लिपि का जो र होता है, उसके साथ साथ डॉलर और येन वगैरह जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के जो चिन्ह हैं, उनके समकक्ष बिल्कुल ये ठहरता है ये चिन्ह। और इस देवनागरी लिपि के अलावा देखिए इसमें आर पूरा नहीं है, आधा आर जो है अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल लेटर में, वो भी शो होता है। ठीक है, तो इसके पीछे ये थोड़ा सा कारण आप ध्यान रखें। बाकी आपने जैसे गणगौर का उत्तर दिया, उसमें थोड़ी सी संपूर्णता लाए, और वो संपूर्णता क्या है कि ये कौन सी तिथि को आता है त्योहार, चैत्र शुक्ल तृतीया को। और अगर आपके गुलाबी गणगौर का प्रश्न बने तो आपको पंचमी तिथि बतानी है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी कुछ बातें हैं जिनको आप थोड़ा सा ऐड कर ले तो उत्तर थोड़ा संपूर्ण सा लगता है, और मार्क्स अच्छे मिलने की संभावना बढ़ती है। ठीक है, और प्रेजेंटेशन आपका बिल्कुल सही है, और ये छोटी मोटी जो कमियां मैंने बताई है आपको, इनको थोड़ा सा आप देखें। संपूर्ण कैसे बनाए अपने उत्तर को शॉर्ट में, ठीक है, कैसे पूरा उत्तर दें। तो बिल्कुल आपके चेहरे पे आत्मविश्वास झलकता है। ठीक है, धैर्य भी है आप में, और शब्द चयन, भाषा शैली आपके बिल्कुल एक प्रशासनिक अधिकारी लगते हैं आप। लेकिन थोड़ा सा जो मैंने जिन पॉइंट बताए हैं उन पर थोड़ा सा आपका वर्क कीजिए। शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। जी सुमित जी, आंसर्स बढ़िया हैं आपके। जैसे मौलिक अधिकार के बारे में काफी आपने राइट आंसर्स दिए हैं। मैंने आपसे पूछा था कि राज्य के विरुद्ध किस प्रकार है, तो राज्य के विरुद्ध आपका एक पॉइंट तो राइट था कि नागरिक राज्य के विरुद्ध कोर्ट में जा सकता है, और दूसरा पॉइंट है कि मौलिक अधिकार राज्य की शक्तियों को कम करता है। मतलब
जब भी कोई मौलिक अधिकार दिया कहीं न कहीं वो राज्य नहीं चाहता कि नागरिकों के अधिकार बढ़े, तो एक तरह से वो राज्य के विरुद्ध अधिकार है। विरुद्ध अधिकार इसलिए है कि सर वो इस पे एक पॉइंट ये याद आ रहा था सर, हाँ। सर वो एक पॉइंट इसमें ये था कि जैसे कोई ऐसी राज्य विधि बनाता है तो मौलिक अधिकारों को कम करती है, तो वो विधि उस तक शून्य होती है जिसमें वो मौलिक अधिकारों को कम करती है। पर ये मैंने खनन बहुत कर बड़ा दिया वो पूछा था, आर्टिकल, तो मैंने राइट आर्टिकल 13 है ये, अच्छा है। एक मैंने आपको पूछा था भारत का मैग्ना कार्टा, तो मौलिक अधिकारों को ही कहा गया है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है अधिकार पत्र। तो एक ऐसा लेटर, एक ऐसा पत्र जिसमें अधिकार दिए गए हों, वो मैग्ना कार्टा है। तो भारत का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार है। एक पूछा था आपसे कि मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है, तो वो है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। अगर आप एक लाइन में बोलें तो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है। इसी प्रकार जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका उद्देश्य है आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इसके बाद मैंने आपसे पूछा था कि जो धन निष्कासन का सिद्धांत है, आपका राइट आंसर था दादाभाई नौरोजी। और मैंने आपसे एक आर्टिकल का पूछा था इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया, ये दादाभाई नौरोजी जो उन्होंने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में पढ़ा था इसको। लंदन में उनका जो एसोसिएशन था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, उसमें इसमें इन्होंने पढ़ा था इसको। और इनके बाद जो व्यक्ति आए वो हैं महादेव गोविंद रानाडे, उन्होंने भी इसका विश्लेषण किया है। और थर्ड आपने सही बताया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया रमेश चंद्र दत्त का बताया है। इसमें अनिष्टों के अनिष्ट का अर्थ ये है एविल ऑफ एविल्स, भारत से पैसा ले जाते हैं और वापस ऋण के रूप में भारत को देते हैं, फिर भारत से वापस ब्याज जाता है, तो ये एक दुष्चक्र चालू हो जाता है, चालू हो जाता है, इसलिए इसको एविल ऑफ एविल्स कहा गया। एक मैंने आपको पूछा था आउटराइट ऑपरेशंस और एक रेपो ऑपरेशंस। चूंकि ये आरबीआई का ऑपरेशंस है, आंसर और कंसेप्ट आपके बहुत अच्छे थे मुद्रास्फीति से संबंधित, पर इसमें जो इनका जो प्रॉपर आंसर है वो ये है कि अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में वापस उसको खरीदने की डेट ना बताई जाए कि गवर्नमेंट उसको वापस कब लेगी, या गारंटी की डेट ना दी जाए, तो वो तो होता है आउटराइट ऑपरेशंस। और अगर उसको वापस खरीद दे देते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, तो वो रेपो ऑपरेशंस कहलाते हैं। तो ये फैक्ट्स से कुछ आप ध्यान रखें। बाकी ओवरऑल बेहतरीन इंटरव्यू रहा है आपका, और आईवीएस की आप सेलेक्ट होंगे, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।